आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के आतंकवादियों का अंत निकट है। कई बार उन्हें जंगलों में देखा गया है, आमने सामने की गोलीबारी भी हुई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि बस कुछ ही वक्त की बात है, इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आज के लल्लन टॉप शो में इस पूरे ऑपरेशन पर बात करेंगे, पर पहले ये वीडियो देखिए। बाईस अप्रैल को हुए हमले का ये एक और वीडियो है जिसकी छानबीन एजेंसियां भी कर रही हैं। इसमें दिख रहा है कि हमला किस तरह से शुरू हुआ और उसके बाद पर्यटकों की और स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। आज इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी कि राजनाथ सिंह की हमारे आर्मी के अधिकारियों के साथ क्या मीटिंग हुई और फिर प्रधानमंत्री को क्या लंबी ब्रीफिंग दी गई भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। विस्तार से बात करेंगे फौज के जो ऑपरेशन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में और किस तरह से आतंकवादियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस आतंकवादी घटना पर दिए जा रहे अल्ल-बल्ल बयानों पर भी बात करेंगे और जो पाकिस्तानी चैनल हिंदुस्तान में बंद किए गए हैं उनका भी जायजा लेंगे। और आखिरी में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार किसको लगी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Hire American Pistachios and Candid. सबसे पहले ये चेहरे देखिए। पहलगाम की बर्बरता को अंजाम देने वाले आतंकवादी हाशिम मूसा, तलहा और आदिल हुसैन ठोकर। पूरा देश इनकी मृत्यु की कामना कर रहा है और सुरक्षा बलों को लगता है कि देश की इच्छा जल्द पूरी होगी। सुरक्षा बल इनकी तलाश में दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान कम से कम 4 बार इन आतंकियों को स्पॉट किया गया, देखा गया। एक बार तो इन आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। इन मौकों पर आतंकवादी घिरने वाले ही थे, लेकिन घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े दीप्तिमान तिवारी ने सेना के अधिकारियों के हवाले से बताया कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी, खुफिया सूचना और तलाशी अभियानों के जरिए इन आतंकवादियों का पता लगाया जा रहा है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि ये चूहे बिल्ली का खेल है। कई बार ऐसा हुआ कि आतंकवादी साफ दिखा, लेकिन जब तक उन्हें घेरा जाता वो भाग निकला। जंगल घना है, ऐसे में इन आतंकवादियों के पीछे लगे रहना आसान नहीं है, पर ये जल्द पकड़े जाएंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। रिपोर्ट में उन जगहों की भी जानकारी दी गई जहां इन आतंकवादियों को देखा गया। सबसे पहले ये पहलगाम के हापतनार गांव के पास जंगल में दिखे, फिर कुलगाम के जंगल में, यहीं पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, फिर त्राल की पहाड़ियों में नजर आए, आखिरी बार इन्हें कोकेरनाग के जंगल में देखा गया। अभी ये इस तरफ हो सकते हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी पत्रकार। कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जो एक ट्रैक है या जो ट्रांजिट रूट जैश और लश्कर इस्तेमाल करते हैं, पिछले 3-4 साल से लगातार इन्फो है कि उनके ग्रुप जो है पहलगाम से, बैसरन से आगे जब आप कुलगाम और फिर कोकरनाग का जो जंगल का इलाका है, ये पूरा ट्रैक है जो जंगलों के बीच से जाता है और फिर उसके उस पार जम्मू डिवीजन में कश्तवार से भी कनेक्ट करता है। तो जब यहाँ प्रेशर बढ़ता है सुरक्षा बलों का, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये कश्तवाड़ की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहां अभी एंटी टेरर ग्रिड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये ग्रुप भी शायद कोशिश कर रहा है कि उस तरफ पहुंच जाए, लेकिन जंगल के बारे में इनको पूरा पता है, रकी है और इस जंगल के चप्पे चप्पे से ये वाकिफ है। खासकर जो लोकल कार्डर है और वो मदद कर रहा है उनको छिपने में और सुरक्षा बलों से बच निकलने में। लेकिन सूत्रों का माने तो ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। हजारों की संख्या में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं और दक्षिणी कश्मीर, जिसमें
खासकर जिस रूट की मैं बात कर रहा हूं, इसके चप्पे चप्पे पे तलाशी चलेगी जब तक इस स्क्वाड को जो है कॉर्नर नहीं किया जाता और इसको जो है खत्म नहीं किया जाता। That's the power of the statue. अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादी बहुत ज्यादा सतर्क है, खासकर खाने पीने की चीजों का इंतजाम करने में। एक अधिकारी ने अखबार को बताया कि जंगलों में छिपे आतंकवादियों को खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस दौरान वो अलग अलग गांवों का रुख करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन आतंकियों के मददगार जंगलों में खाना पहुंचाने जाते हैं। इसके लिए आतंकियों को मददगारों से संपर्क करना पड़ता है, कोई कम्युनिकेशन होता है डिजिटली, मोबाइल के जरिए, और यही वो मौका होता है जब सुरक्षा बल और एजेंसियां उन्हें ट्रेस करती हैं। अभी आतंकवादी इस तरह की हरकतों से बच रहे हैं और मददगारों तक पहुंचने के बजाय सीधे रैंडम गांव में जाके जबरन खाना बनवाने या छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के अधिकारी ने ऐसे एक वाकये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हमें एक घटना के बारे में पता चला। रात के वक्त आतंकवादी गांव में गए, घर में घुसे, खाना लेकर भाग गए। सूचना मिलने के बाद जब तक सुरक्षा बल मौके पर पहुंचते, आतंकवादी जा चुके थे। ये आतंकवादी जंगलों और पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के सामने और भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। किश्तवाड़ रेंज में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, लेकिन इस बार यहां बर्फबारी कम हुई, इसलिए आतंकवादी आसानी से इन पहाड़ियों को पार कर पा रहे हैं। ये भी अनुमान लग रहा है कुछ हलकों में कि इन पहाड़ियों के जरिए आतंकी जम्मू संभाग की तरफ जा सकते हैं। विकल्प है, वहां जंगल ज्यादा घना है। हालांकि सुरक्षा बल वहां पर भी चौकन्ने होकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये टेररिस्ट अभी भी साउथ कश्मीर, दक्षिण कश्मीर में ही है। हम जानते हैं बीते कई दशकों से दक्षिण कश्मीर ही आतंकवाद का केंद्र रहा है। जानकार बताते हैं कि इस पूरे इलाके में तरह तरह के हाइडआउट्स हैं। आतंकवादियों का एक मजबूत नेटवर्क भी मौजूद है। हालांकि सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि वो कोई ना कोई गलती करेंगे और उन्हें मार गिराया जाएगा। मसलन आतंकवादियों ने जिन पर्यटकों की हत्या की, उनमें से 2 के फोन भी ले गए। अनुमान है कि इनका इस्तेमाल किसी तरह के कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है। इसे लेकर एजेंसियां चौकन्ना है। आतंकवादियों की खोजबीन के इस ऑपरेशन में किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं, हमने पूछा एक्सपर्ट से। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस की चुनौती, यानी पुख्ता खबर हासिल करना। और सिर्फ खबर हासिल करना ही काफी नहीं होता, खबर टाइमली होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए। अगर ये पता चला कि कल साहब टेररिस्ट आए थे और इस जगह में कल रात को थे, अगर कोई आपको आके बताता है, तो फिर वो खबर एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं कहलाती। वो इंटेलिजेंस एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं कहलाती। मतलब क्योंकि अब वो कल रात को आए थे, चले गए। इसलिए इंफॉर्मेशन, टाइमली इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसी पर सारा दारोमदार है। दूसरा, वहां की टेरेन, वहां की जमीन की बनावट, बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल का इलाका है, और तो उधर उसको नेगोशिएट करना, जब कोई ऊपर से अगर कोई चरवाहा, गडरिया, सोर्स इंफॉर्मेशन कोई भी लाता है कि हम ऊपर उस पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, वहां पे हमने कोई हरकत देखी, वहां कोई खबर थी, तो जवानों को, फौज के टुकड़ों को, राष्ट्रीय राइफल्स को जब ऊपर चढ़ना पड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। वो ऊपर से नीचे इसने आके इन्फॉर्मेशन दे दी, जब आप ऊपर जाते हैं तब तक वहां होंगे कि नहीं होंगे। फिर एक अगली चुनौती ये होती है कि हम उनको एक ही तरफ से अप्रोच नहीं कर सकते, उनको अप्रोच करना पड़ता है कि हम इधर से भी कर रहे हैं, पीछे से भी कोई टुकड़ी भेजे ताकि कट ऑफ कर दें। अगर वो उनके अप्रिशिएट करते हैं कि भाई अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो वो कहाँ भागने की कोशिश करेंगे, तो वो रास्तों पे भी कुछ टुकड़ियां भेजनी पड़ती हैं। ये ऐसे टाइप की चुनौतियों के बीच ये ऑपरेशन करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है, और मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूं, कि इंडियन आर्मी सक्षम है ये करने में। इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी किसी भी तरह से सीमा पार न कर पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरे दमखम से लगी है। दक्षिणी कश्मीर में संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सारी कवायद एक अदद सुराग खोजने की है। जांच का फोकस इस बात पर भी है कि इस आतंकी साजिश को रचने में क्या लोकल लेवल पर कोई मदद मिली। इस बीच एक और ज़रूरी जानकारी आई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के हाथ एक ज़रूरी वीडियो फुटेज लगी। हुआ ये कि हमले के दिन एक स्थानीय फोटोग्राफर पेड़ पर बैठा हुआ था। फोटोग्राफर्स कई दफ़ा बेहतर एरियल शॉट के लिए ऐसा करते हैं। जब हमला हुआ तो फोटोग्राफर ने अपना कैमरा चालू कर दिया। पूरी बर्बरता आतंकवादियों की कैमरे में कैद हो गई, जिसमें ये सब दिखा।
कि 2 आतंकवादी दुकानों के पीछे से निकलते हैं, पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहते हैं, कलमा नहीं पढ़ पाते जब पर्यटक तो उन्हें गोली मार दी जाती है। घबराए हुए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जिप लाइन एरिया के पास बैठे 2 और आतंकवादी तब रैंडम गोलीबारी करते हैं जिसमें कई और लोग भी मारे जाते हैं। एनआईए इस फुटेज को एक अहम सबूत मान रही है और इसी के जरिए इस साजिश के पहलुओं को आपस में जोड़ने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों के पास जो वीडियो है वो तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिप लाइन के पास से, वो भी देखिए। साथ ही चश्मदीद गवाहों से भी बात की जा रही है। बेसरन घाटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के आसपास जांच तेज है ताकि पता लगा जा सके कि इन आतंकवादियों ने कैसे इस साजिश को अंजाम दिया। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई कि हमले से पहले इन आतंकवादियों को 20 से 22 किलोमीटर का इन्होंने ट्रैक किया था। ये कोकेरनाग से पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई करते हुए बेसरन तक पहुंचे थे। इधर इस हमले में शामिल स्थानीय आतंकवादी आदिल ठोकर के बारे में भी कुछ और जानकारियां सामने आई। ठोकर शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ। साल 2018 में वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गया। वहां उसे लश्कर के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी गई। साल 2024 में वापस कश्मीर घाटी आया। उसका काम पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के लिए लोकल सपोर्ट जुटाना था। वो इन आतंकवादियों के लिए गाइड का भी काम करता रहा। ये तो हुई जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशंस की बात। दिल्ली में क्या चल रहा है? भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां क्या कवायद कर रही है? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात हुई। केंद्रीय एजेंडा कैसे टेररिस्ट के नेक्सस को नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना है। एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से भी मिले थे। इन दोनों बैठकों के दौरान पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए सेना के महत्वपूर्ण फैसलों, तैयारियों और विकल्पों पर चर्चा हुई। इनसे छनकर क्या बातें सामने आ रही हैं, हमने पूछा साथी पत्रकारों से। कैसे एलओसी पर अलग अलग आतंकवादियों के जो टेरर शेल्टर्स हैं उनको उड़ाया जा रहा है और 42 ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जिनको ऑलरेडी चिन्हित किया गया है। हो सकता है इन पर कार्रवाई हो सकता है बालाकोट स्ट्राइक्स की तरह कोई कार्रवाई हो, या हो सकता है कुछ अलग तरीका हो, अलग प्लान हो। लेकिन जो अंदर से बात छनकर ये आ रही है कि भारत ये नहीं चाहता कि अभी अचानक से इस तरह का कोई कदम लिया जाए जिससे भारत को कोई नुकसान हो। जिस समय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात चल रही थी, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र भी चल रहा था। इसमें पहलगाम हमले के खिलाफ 3 पन्ने का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें लिखा था कि पहचान के आधार पर की गई ये बर्बरता कश्मीरियत पर हमला है, ये देश का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश है। प्रस्ताव पेश हुआ और बोलने के लिए खड़े हुए मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। हमले में मारे लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने माफी मांगी। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं, ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। सीएम के भाषण के बाद कुछ और नेताओं ने भी अपनी बात रखी। सब इस पर सहमत थे कि इस हमले के साजिशकर्ताओं को जल्द से जल्द सख्त सजा मिलनी चाहिए। भाषण के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। नेताओं के बयानों पर बात चल रही है तो महाराष्ट्र से कांग्रेस के एक नेता का आपत्तिजनक बयान भी सुनिए। ये नेता हैं विजय वड़वेत्तीवार, जो कांग्रेस विधायक दल के मुखिया भी रहे हैं। शक कर रहे थे, कह रहे थे कि आतंकवादी
पूछेंगे और फिर हमला करेंगे क्या? ये बयान देखिए, फिर आगे की बात। इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। आपको ध्यान होगा कि कुछ ही रोज पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और प्रस्ताव पेश किया था, और अब कांग्रेस ने अपने नेताओं को हिदायत दी है। इंडिया टुडे की मौसमी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा, बयानबाजी से बचें। उनके निर्देश को पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक एक्स पोस्ट में लिखा। कांग्रेस कार्य समिति ने 24 अप्रैल को बैठक की, जिसमें पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद 25 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया और पार्टी का पक्ष रखा। कुछ कांग्रेस नेता मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये बयान उनकी निजी राय है और पार्टी के विचारों को नहीं दर्शाते। इस संवेदनशील समय में ये पूरी तरह साफ है कि केवल CWC का प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अधिकृत AICC पदाधिकारियों के विचार ही कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। कांग्रेस की तरफ से हिदायत क्यों आई? क्योंकि विजय वडेट्टीवार और उससे पहले भी इनके तमाम नेता ऊटपटांग बयान देते रहे। ताजा वाकया मसलन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की जरूरत नहीं है। बाद में सफाई दी कि बयान को गलत समझा गया। भारत को अपनी एकता और संप्रभुता के लिए खतरा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उससे पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने हमले की जड़ को भारत पाकिस्तान विभाजन से जोड़ दिया। उनके बयान को भी लोगों ने अनुचित बताया। इसके अलावा गांधी परिवार से जुड़े रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि पहलगाम में आतंकियों ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। बाद में उन्होंने भी सफाई पेश की। ये तो बयानों की बात हो गई। अब सरकार की कुछ कार्रवाइयों का और भी जायजा लेते हैं जो प्रकारांतर से, युद्ध की तैयारी से और भारत के रिटेलिएशन से जुड़ी हैं। 28 अप्रैल की सुबह देश को खबर हुई कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर एक डिजिटल एक्शन भी लिया। 16 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के, उनको नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्जाम में बैन करवा दिया गया। कौन है ये चैनल? डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARY न्यूज़, जियो न्यूज़, बोल न्यूज़, इसके अलावा GNN भी और समा स्पोर्ट्स भी। आप देख रहे हैं कि इनके सब्सक्राइबर्स का बेस क्या है स्क्रीन पर। इन चैनलों पर भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। ये फैसला गृह मंत्रालय की सिफारिश पर यूट्यूब ने लिया। अगर आप अब इन चैनलों के लिंक पर जाएंगे तो वहां लिखा मिलेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के कारण सरकार के आदेश से ये सामग्री इस देश में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सरकार ने BBC इंडिया को भी हिदायत दी। BBC इंडिया ने पहलगाम हमले से जुड़े अपने एक लेख में आतंकियों के लिए मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, चरमपंथी। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने BBC के प्रमुख जैकी मार्टिन से संपर्क कर नाराजगी जताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय BBC की खबरों पर नजर रख रहा है। इसके अलावा अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस और ब्रिटेन की रॉयटर्स को भी इस संबंध में वार्निंग दी गई। दर्शकों को ध्यान होगा, कुछ रोज पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, टेररिस्ट एक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, और तब उनको सबसे पहले ट्रंप प्रशासन ने ही करेक्ट किया था। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कई और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तानी दुमछल्ले युद्ध के लिए चंदा मांगने के बिना पर कुछ फर्जी वेबसाइट्स बनाकर भारतीयों को ठगने की भी कोशिश कर रहे थे। इनको भी ब्लॉक किया गया है। डिजिटल कार्रवाई के बाद अब जमीन पर हो रहे एक्शन के और डिटेल्स की। कश्मीर में सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ गई है। बीते 5 दिनों में अब तक 9 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। पहला घर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी आदिल अहमद ठोकर का था। इसके अलावा 26 अप्रैल की रात बांदीपोरा के नाज कॉलोनी में सुरक्षा बलों ने अब्दुल अहमद शेरगोजरी का घर ढहाया। उसका बेटा जमील 2016 में आतंकवादी बना था। कुपवाड़ा में फारूक अहमद तेदवा के परिवार का घर भी शनिवार को ढहाया गया। तेदवा 1990 में हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गया और फिर लौटा नहीं। अब तक इन आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। जमील अहमद बांदीपोरा, अदनान शफी जैनापोरा, आदिल अहमद ठोकर अनंतनाग, फारूक अहमद कुपवाड़ा, एहसान उल हक शेख पुलवामा, आसिफ अहमद शेख त्राल, शाहिद अहमद कुट्टे शोपियां, अमीर नज़ीर त्राल और जाहिद अहमद गनी कुलगाम। इस बीच बड़े पैमाने पर धरपकड़ अभियान भी चल रहा है। मकसद घाटी में मौजूद आतंकवादी इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना है। जम्मू कश्मीर पुलिस हथियार, डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस जब्त कर रही है। गिरफ्तारियों की भी खबरें हैं।
अखबारी रपटों की माने तो पिछले 4 दिनों में कश्मीर में 2000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर में ही 63 संदिग्ध आतंकी समर्थकों के घर पर छापे मारे गए हैं। इसमें एक महिला का घर भी शामिल है। पुलिस ने कई इलाकों में तलाशी अभियान, घेराबंदी और मोबाइल चेक पोस्ट बढ़ाए हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कुछ चिंताएं भी जाहिर की। इन सबके बीच उनका कहना है कि आतंक पर क्रैकडाउन जरूरी है, लेकिन इसकी जद में निर्दोष कश्मीरी नहीं आने चाहिए। उमर अब्दुल्ला से लेकर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पूर्व मंत्री सज्जाद लोन ने भी कहा कि ऐसा बहुत बरसों के बाद हुआ कि कश्मीर के लोग एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बेगुनाहों को न परेशान किया जाए, किसी एक के जुर्म की सजा दूसरे को या सबको न मिले। पहलगाम हमला और उस पर भारत की तैयारी और कार्रवाई से जुड़े अपडेट्स अब तक यही हैं। हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। बड़ी खबर से अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी देश की रक्षा से जुड़ी है और महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन जेट की डील पूरी हो गई है। ये डील लगभग 63,000 करोड़ रुपए की है। इसके तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमता और मजबूत होगी। ये डील फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू की भारत यात्रा के दौरान होनी थी, लेकिन निजी कारणों से यात्रा टली, तो फिर इसे अंतिम रूप दूरी से ही दिया गया। समझौते पर भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और फ्रांस के राजदूत डॉक्टर थियरी मथाऊ की मौजूदगी में दस्तखत हुए। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार के बीच सौदा है, जिसे इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी। अखबारी रपटों के मुताबिक पहले जेट्स की डिलीवरी 2028-29 से शुरू होगी। 2031-32 तक ये डिलीवरी पूरी हो जाएगी। भारत इन मरीन विमानों को, मरीन क्यों? क्योंकि ये हमारे युद्ध विमान जो हैं पानी में उनके ऊपर तैनात होंगे, इसलिए मरीन शब्द इस्तेमाल हो रहा है। इन्हें आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की इनमें क्षमता है। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करने और 9 टन हथियार ले जाने की सुविधा है। इसकी रूपरेखा जुलाई 2023 में तय हुई थी, जब रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी ने 26 रफाल मरीन विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। ये मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान हुई थी। इससे पहले भारत अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत करने के लिए फ्रांस से 36 रफाल जेट खरीद चुका है। ये डील 2016 में हुई थी और सभी विमान 2022 तक भारत पहुंच गए थे। अगली सुर्खी, एनसीईआरटी की कक्षा 7 की इतिहास किताब से दिल्ली सल्तनत और मुगलिया राज से संबंधित चैप्टर्स हटाए जाने पर विवाद हो रहा है। नई किताब में महाकुंभ, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी इनिशिएटिव्स के चैप्टर जोड़े गए हैं। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम से किताब के चैप्टर हटाने पर अधिकारियों का कहना है कि किताब का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आने वाले समय में जारी होगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि दूसरे हिस्से में मध्यकाल का इतिहास होगा या नहीं। विपक्ष ने इस कवायद को इतिहास मिटाने की कोशिश बताया। इतिहास मिटाने से कुछ नहीं होगा। इतिहास तो किताबों से निकालने से नहीं होता। किताबें तो है मार्केट, पर इस तरह से मुगलों का इतिहास निकालकर सरकार अगर ये जताना चाहती है कि इनकी सरकार की मंशा क्या है, ये भाईचारे को खत्म करना चाहते, देश के एकात्मता को खत्म करना चाहते। और सत्ता पक्ष ने क्या कहा? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, ये story of Mughal dynasty has not been dropped. The thing is that repetition has been removed. Repetition should not be there. Now, suppose you are studying a topic in class 8. Why are you repeating same topic in class 9? Mughal era, obviously it's a rule, important part of the Indian history. But along with that, similar importance should be given to the other era also. रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीईआरटी की किताबों में ये बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले 22-23 में इतिहास की किताब में मुगल राज और दिल्ली सल्तनत पर आधारित हिस्सों को कम किया गया था। कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब में हिंदू महासभा के बारे में बदलाव किया गया था। महात्मा गांधी, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और आरएसएस पर 1948 के प्रतिबंध को भी कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से हटाया गया था। अगली सुर्खी, कुछ कीजिए, कोई कानूनी कदम उठाइए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसकी एक बेंच ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इन सरकार को कानून के दायरे में रहकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। दरअसल पत्रकार रहे पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर और कुछ और लोगों ने कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी IPIL दायर की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील
विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ऐसे कंटेंट युवाओं और समाज पर नेगेटिव असर डालते हैं। तर्क दिया कि मामला विवाद का नहीं बल्कि वास्तविक चिंता है। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और कहा ये विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस गवई ने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, हाँ मिस्टर सॉलिसिटर, कुछ करिए, कुछ कानून बनाइए। तुषार मेहता ने कहा सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ नियम पहले से हैं और कुछ पर विचार चल रहा है। यह भी कि सरकार इस विषय पर जल्द ही समाधान लेकर आएगी। कोर्ट ने कहा OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और OTT प्लेटफॉर्म से जवाब भी मांगा है। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।